8 घंटे और 40 मिनट की रुदाद, मुशर्रफ को किसने बचाया? क्या पुलिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गिरफ्तार कर सकती थी? एक मुख्तसर और एक जामे सीरीज आपके सामने पेश करते हैं। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। ये 12 अक्टूबर 1999 की बात है और शाम 5 बजे का वक्त है। पीटीवी पर एक खबर नशर होती है और ख़बर ये होती है कि पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाकर उनकी जगह पर आईएसआई के चीफ को नया आर्मी चीफ बनाया गया है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और जंगल की आग पूरे पाकिस्तान को नहीं बल्कि दुनिया भर को अपनी लपेट में लेना शुरू कर देती है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तब्दील करने की बजाय निकाल सकता है और निकाल कर उनकी जगह पर दूसरा शख्स ला सकता है। अगर इस कहानी को देखिए तो इस कहानी में 5 बजे के करीब यानी कि पीटीवी के 5 बजे के बुलेटिन के अंदर ये खबर नशर होती है और इसका क्लाइमैक्स ख़त्म होता है रात 1:40 पर कि जब दूसरा खिताब नशर किया जाता है, यानी कि परवेज़ मुशर्रफ का खिताब नशर किया जाता है। इस सारे मामलात को समझने के लिए हम 2 बड़ी मिसालों से आपको आगे लेकर चलेंगे, इसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। आईएसपीआर पाकिस्तान की फ़ौज का वो महकमा कहलाता है कि जो कि पाकिस्तान की फ़ौज के मुतालिक जो भी चीज़ें होती हैं उसे मीडिया में देता है। आजकल तो इस ओहदे में ज़ाहिर बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन हो गई है, लेकिन पहले इसे एक कर्नल लेवल के जो चीफ कर्नल लेवल के जो फ़ौजी अफसर होते थे वो इसे देखते थे। और उस ज़माने में जो इस वक्त आईएसपीआर को हेड करते थे उनका नाम था कर्नल अशफाक हुसैन। उनकी एक बड़ी मारूफ किताब है और ज़ाहिर उनका नाम है जेंटलमैन अस्तगफिरुल्लाह। इस किताब से बहुत सारी चीज़ें हम लेंगे और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ की किताब सबसे पहले पाकिस्तान, उससे भी कुछ चीज़ें लेंगे और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ये कोर 5 का दफ्तर है, यानी कि कोर 5 के दफ्तर का मतलब ये है कि ये सिंध कोर 5 कहलाती है और उस वक्त इसके जो सरबराह थे यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी साहब इस वक्त इसे देखा करते थे। और लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी साहब ही वो शख्स हैं कि जिसके बाद में आपने बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी बातें सुनी होंगी। इससे पहले कि हम उससे आपको आगे लेकर चलें, लेकिन कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही 5 बजे के बुलेटिन में ये खबर चलना शुरू होती है, लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी साहब को पहला फ़ोन जो आता है वो आता है कोर के चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर तारिक सुहेल साहब का, और वो उनसे ये कहते हैं कि जनाब ये जो अभी वाक़या रोनुमा हुआ है ये आपकी नज़र से गुजरा है। उसी वक्त जो लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी साहब कहते हैं जी मैंने देखा है। उनसे पूछा जाता है कि इसके हवाले से आगे की इंस्ट्रक्शन क्या है, तो वो उस पर खामोश हो जाते हैं। दूसरा फ़ोन उसी वक्त आता है लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी साहब को वज़ीर आज़म हाउस से, और वज़ीर आज़म हाउस से कहा जाता है कि हम आपके बेटे का बड़ा ख्याल रखेंगे, आप बस हमारे साथ रहिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी साहब के बेटे की तबीयत नासाज होती है और दूसरे लफ्ज़ों में वज़ीर आज़म उस वक्त जो नवाज़ शरीफ होते हैं उनकी तरफ से ये बात कही जाती है कि ज़ाहिर एक बड़ा हाथ रखा जाए और कहा जाए हम आपके बेटे का इलाज बाहर मुल्क में करवा देंगे। वो ये फ़ोन रखते ही हैं तो फ़ौरन फ़ोन आता है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल महमूद साहब का, और सिर्फ 4 जुमलों में उनसे गुफ्तगू होती है। और वो 4 जुमलों में जो गुफ्तगू होती है वो बहुत अहम है। वो कहते हैं कि आपने सारी चीज़ें देखी हैं, तो जो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी साहब होते हैं वो कहते हैं हाँ मैंने देखी है। और फिर उसके बाद पूछते हैं कि क्या आपको इस सारी सूरत हाल में कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो जनरल महमूद कहते हैं हाँ मुझे दी गई है। तो वो कहते हैं तो फिर उसी पर अमल होगा। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या थी और क्या मामलात थे, ये बात बहुत ही अहम है।
दूसरी तरफ क्या कहानी चल रही थी? कहानी दूसरी तरफ ये चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने ISI के चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दिया था। और अब तीसरी जगह पर क्या सूरत हाल चल रही थी? जिसे हटाया गया था वो थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक सरकारी दौरे पर अपनी बेगम के साथ मौजूद थे और वो वहाँ से वापस आ रहे थे और उनकी फ़्लाइट कोलंबो से कराची की तरफ थी। अब तीसरा मामला था कि उन्हें इस वक्त कुछ भी मालूम नहीं था। और जो चौथी सूरत हाल थी वो उस वक्त की इंतज़ामिया की इंस्ट्रक्शन थी। उस वक्त जो सिंध के IG थे उनका नाम था राना मकबूल साहब, और जिसे नवाज शरीफ के बड़े करीबी समझा जाता था। आपको याद होगा कि जब MQM को हटाया गया था और हकीम सईद केस हुआ था, उस वक्त भी राना मकबूल साहब उनके बहुत करीबी तस्वुर किए जाते थे और उनको मुख्तलिफ तरक्कियाँ देकर IG तक के ओहदे पर लाया गया था। इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस आई थी वो वहीं पर आई थी। राना मकबूल साहब को ये इंस्ट्रक्शंस आई थी कि वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को गिरफ्तार कर ले। इस हवाले से कई लोग अपनी बातें कर चुके हैं और उस वक्त चाहे बशीर मेमन हो, चाहे उस वक्त सनाउल्लाह अब्बासी हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम थे कि जो उस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उन तमाम को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो कराची एयरपोर्ट पहुँच जाएँ। अब ये कहानी 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है और इन चारों हिस्सों से आपको बहुत ज़्यादा अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ी बात ये थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ कराची पहुंच रहे थे, इसलिए सिंध की पुलिस को अलर्ट कर एयरपोर्ट भेजा गया था। और इसीलिए मुजफ्फर उस्मानी साहब जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे और कोर 5 को हेड कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है अब उनके ज़िम्मे थी कि ये सारी सूरत हाल को वो कैसे कंट्रोल करते हैं। मैंने आपसे कहा कि 3 फ़ोन आ चुके थे। पहला फ़ोन कोर के चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर तारिक सोहेल साहब का आ चुका था, दूसरा वजीर आजम हाउस से आ चुका था और तीसरा फ़ोन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल महमूद साहब का आ चुका था। ये सूरत हाल इसी तरीके से चल रही थी कि फौरी तौर पर अगला फ़ोन उनके पास आता है उस वक्त जिसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया होता है, यानी कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट का फ़ोन आता है मुजफ्फर उस्मानी साहब को और वो उनसे कहते हैं कि ये बात बड़ी अहम है। ये बात कहते हैं कि जैसे ही परवेज़ मुशर्रफ साहब का जहाज़ उतरे, उन्हें फ़ौरी तौर पर अपने पास लेकर उन्हें यहाँ से कोर ऑफिस यानी कि कोर कमांडर ऑफिस मुंतकिल किया जाए। अभी ये बात हो ही रही होती है कि उस वक्त जो मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के, उनका फ़ोन आता है और इंस्ट्रक्शन ये दी जाती है कि जिस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ का जहाज़ उतरे, फौरी तौर पर परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब यहाँ से इंस्ट्रक्शंस 2 थी और इस सारी सूरत हाल को समझते हुए हमें जो बात उनकी उस वक्त के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल महमूद से हुई थी उसे जहन में रखना चाहिए। जब उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल महमूद से पूछा था कि अब क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई है, तो उन्होंने कहा मुशर्रफ साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई है। तो जनरल मुजफ्फर उस्मानी ने कहा था फिर उसी पर अमल होगा। अब 2 कैफियत थी, एक तरफ वो इंस्ट्रक्शन थी कि जो कि जनरल मुशर्रफ साहब की तरफ से दी गई थी कि इस सूरत हाल में क्या करना है, और दूसरी तरफ ये था कि उस वक्त की हुकूमत का दबाव ये था कि जनरल मुशर्रफ को हर सूरत में गिरफ्तार कर लिया जाए। ये तज़ब्बुब सारा सिलसिला जारी था, लेकिन इस सारी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि होने वाला क्या है। जनरल इफ्तिखार उस वक्त बड़े अहमियत के हामिल थे और और उस वक्त जनरल उस्मानी साहब फौरी तौर पर मुजफ्फर उस्मानी साहब एयरपोर्ट पहुंचते हैं। जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो जो किताब में लिखा हुआ है उसके मुताबिक वहाँ पर राना मकबूल साहब IG अपनी पूरी नफरी के साथ मौजूद होते हैं और उनके कान में ये बात आती है कि इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। पुलिस वहाँ पर जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के लिए मौजूद थी और जनरल उस्मानी के जहन में कुछ और चल रहा था। ये फौरी तौर पर जाते हैं, इनके जो बड़े अहम जनरल होते हैं जनरल इफ्तिखार साहब, वो वहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर जो यूसुफ अब्बास साहब उसको हेड कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि फौरी तौर पर इस जहाज़ को कराची उतरने की बजाय नवाब शाह में उतारा जाए। यहाँ पर जैसे ये बात यहाँ मालूम होती है तो नवाब शाह में जब मालूमात हासिल की जाती है तो फ़ौरन जनरल मुजफ्फर उस्मानी साहब वहाँ पर जो फ़ौजी दस्ते होते हैं उन्हें कहते हैं कि एयरपोर्ट पहुँचो, लेकिन इसका फ़ासला बहुत
ज़्यादा होता है। अब जहाज़ कराची और नवाब शाह के दरमियान में मौजूद होता है और वहाँ पर उसी वक्त जनरल इफ्तिखार की को एक इंस्ट्रक्शंस आती है और उसी वक्त वो अपनी पिस्तौल तान कर कहते हैं कि फ़ौरी तौर पर ये हुक्म दिया जाए कि जो जहाज़ है वो कराची में ही उतरेगा, क्योंकि अगर फ़ौजी दस्ते वहाँ पर नवाब शाह पहुँचेंगे तो देर हो जाएगी और जहाज़ वहाँ पर अगर उतर जाता है तो फिर यकीनी तौर पर जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार किया जा सकता था। जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी उस वक्त ये इंस्ट्रक्शन देते हैं। जनरल इफ्तिखार के बड़े गहरे रवाबित होते हैं जनरल मुशर्रफ से। जनरल मुशर्रफ उस वक्त जहाज़ में मौजूद होते हैं और उन्हें इस वक्त तक कुछ नहीं मालूम होता। उसी वक्त कंट्रोल रूम में जनरल इफ्तिखार फ़ौरी तौर पर ये हुक्म देते हैं कि मेरी इस वक्त जहाज़ में बात करवाई जाए। वायरलेस के ज़रिए जनरल वहाँ पर बात करवाई जाती है और परवेज़ मुशर्रफ से कहा जाता है कि वो बात सुनने के लिए पायलट के उस जगह पर आ जाए। वहाँ पर जनरल मुशर्रफ को जनरल इफ्तिखार सारी बात बताते हैं, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इस बात का यकीन नहीं आता। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ उनसे पूछते हैं कि मेरे कुत्तों के नाम बताओ। अब ये कुत्तों के नाम बताने का क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनरल इफ्तिखार के बड़े गहरे मरासिम होते हैं जनरल मुशर्रफ के साथ और जनरल मुशर्रफ के घर में जनरल इफ्तिखार का आना जाना होता है। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होती है कि जनरल मुशर्रफ के कुत्तों के नाम क्या है। जब जनरल इफ्तिखार अपने जनरल मुशर्रफ के कुत्तों के नाम बताते हैं तो जनरल मुशर्रफ को थोड़ा सा एतमाद होता है। जैसे ही जहाज़ लैंड करता है कराची में, अब क्योंकि इस सारी सूरत हाल में कराची में जब लैंड होता है तो अब सबसे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब जहाज़ से बाहर निकलते हैं। तो जनरल इफ्तिखार उनकी तरफ जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी उनकी तरफ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर हमें आपको यहाँ हम आपको लेने के लिए आए हैं। तो कहते हैं कि जनाब तमाम चीज़ें क्या कंट्रोल में हैं? तो वो कहते हैं हाँ तमाम चीज़ें कंट्रोल में। जनरल मुशर्रफ कहते हैं कि क्या मैं अपनी बेगम को बाहर आने का कह सकता हूँ? तो वो कहते हैं कि हाँ आप बिल्कुल उन्हें बाहर आने का कह सकते हैं। जैसे ही एयरपोर्ट के अहाते में बाहर आते हैं, एयरपोर्ट के अहाते में ही तो जनरल मुशर्रफ फ्रेश होने के लिए जाते हैं। तो उनसे कहा जाता है कि सर मुझे कहा गया है कि मैं आपको गिरफ़्तार कर लूँ। जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी उनसे ये कहते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के चेहरे का एक रंग आता है और एक जाता है और फिर इसी लम्हे के दौरान जब ये सूरत हाल जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी भाप जाते हैं तो कहते हैं लेकिन सर तमाम चीज़ें कंट्रोल में है। ये ऑपरेशन होते ही सूरत हाल बदल जाती है। ज़ाहिर है उस वक्त जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट ISI के चीफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने होते हैं, लेकिन यहाँ पर ISI तक ये मालूमात नहीं पहुँच पाती और ना ही ये मालूमात जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट तक पहुँच पाती है कि यहाँ क्या हो गया। इसी लम्हे पर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अहम मराकज़ हैं उस पर फ़ौरन हुक्म आ जाता है और तमाम जगहों पर फ़ौजी दस्ते आना शुरू हो जाते हैं। जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी परवेज़ मुशर्रफ को कोर कमांडर हाउस लेकर सेफली जाते हैं। इस पूरे एयरपोर्ट से लेकर कोर कमांडर हाउस तक की तमाम उसकी सूरत हाल उनके जहन में आ चुकी होती है। एक ऐलान हो चुका होता है और अब सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए दूसरा ऐलान किया जाना होता है। इसी दौरान बड़ी अहम पेशरफ्त ये होती है कि जितने पुलिस वाले आए हुए होते हैं उन सब को हिरासत में लेकर बाकायदा उन सब को हिरासत में लेकर मलीर कैंट में ले जाया जाता है और उसमें तमाम हाई ऑफिशियल उस वक्त के पुलिस अफसरान भी होते हैं। और आजकल मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम करीब रहने वाले बशीर मेमन साहब भी जो कि सिंध के सदर रहें, FIA में भी रहें, जिनका इमरान खान से भी मामला रहा है, वो भी उसमें शामिल होते हैं कि जो कि उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के लिए गए थे। क्या पुलिस पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गिरफ्तार कर सकती थी या वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या नहीं है? इस सिलसिले को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। और फिर हम आपको बताएंगे कि उसके बाद जब ये ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन होने के फ़ौरन बाद अब सबको ये बताना था कि अब इक़्तिदार पर नवाज शरीफ नहीं है। दूसरी तरफ 111 ब्रिगेड इस्लामाबाद का कंट्रोल हासिल कर चुकी होती है। नवाज शरीफ साहब को PM हाउस के अंदर ही रखा गया होता है। लेकिन इस वक्त हमारी गुफ्तगू का मेन सूरत हाल ये है कि इस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ को तमाम मालूमात अब मुख्तलिफ कोर्स से हासिल होना शुरू होती है। ISI उस वक्त तकरीबन गैर फ़ाल हो चुकी होती है और अब
معاملہ ہوتا ہے کہ اناؤنسمنٹ کس طریقے سے کیا جائے۔ کرنل اشفاق صاحب اس وقت فوری طور پر پی ٹی وی کراچی اسٹیشن پہنچتے ہیں۔ جب پی ٹی وی کراچی اسٹیشن پہنچتے ہیں تو اس وقت نشریات کو معطل کیا جا چکا ہوتا ہے، وہاں پر اسٹاف کو گھیرا ہوا ہوتا ہے اور کسی کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ وہاں پر کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے اور اب سوال یہ آتا ہے کہ اناؤنسمنٹ کس طریقے سے کیا جائے۔ اب اناؤنسمنٹ کے لیے سب سے پہلے نشریات کو بحال کیا جاتا ہے اور اب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بتانی ہوتی ہے سب کو کہ جنرل پرویز مشرف خطاب کریں گے، لیکن ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی اور سورس نہیں ہوتا تھا، سوشل میڈیا اس زمانے میں تھا نہیں اور کوئی پرائیویٹ ٹی وی چینلز بھی اس طریقے سے نہیں ہوتے تھے، تو اب معاملہ یہ تھا کہ وہیں سے ساری معلومات جانی تھی اور سب کو یہ بتانا تھا کہ جنرل پرویز مشرف خطاب کرنے والے ہیں۔ لیکن اب کیا اعلان کیا جائے؟ ظاہر ہے اب اعلان بڑا ہی اہم تھا کیونکہ جنرل پرویز مشرف کو تو عہدے سے ہٹایا جا چکا تھا، اور اب اگر یہ اعلان ہوتا کہ سابق جنرل پرویز مشرف خطاب کریں گے یا کون خطاب کرے گا۔ بعد میں کرنل اشفاق نے جو اپنی کتاب میں درج کیا ہے اس کتاب کے مطابق وہاں پر یہ اعلان ہوتا ہے، اس طرح سے اعلان کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف قوم سے خطاب کریں گے، اتنا اعلان ہوتا ہے۔ اب اس اعلان کے بعد یقینی طور پر تقریر لکھی جانی ہوتی ہے اور اس تقریر کی نشر کرنے کا وقت طے ہوتا ہے 1:40 تک۔ 1:40 پر جب قوم سے جنرل پرویز مشرف سامنے آ کر خطاب کرتے ہیں تو بڑا مختصر سا خطاب ہوتا ہے اور اس بڑے مختصر سے خطاب میں یہ اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے کہ جناب اب اقتدار جنرل پرویز مشرف کے پاس ہے۔ تو یہ پورا سسپینس 7 گھنٹے اور 40 منٹ تک چلتا رہا، اور اس 7 گھنٹے اور 40 منٹ میں صرف یہی نہیں ہوا بلکہ بہت کچھ ہوا۔ اس وقت صرف ہم ان 2 اعلانات کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کی تفصیلات ہم آپ کو اپنے اگلے پروگرام کے اندر بتائیں گے۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انیس منصوری کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔